हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी वन स्टेप फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली के बारे में, साथ ही साथ प्राथमिक टीजीटी पीजीटी की चयन प्रक्रिया के अंदर क्या क्या आपको बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से, और इसके अलावा यूपी टीईटी और सुपर टीईटी में क्या बदलाव होगा, टीजीटी पीजीटी भर्ती में क्या क्या बदलाव देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही अब ये सभी आपको भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। वैसे तो बहुत सारी भर्ती नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से होने वाली हैं, लेकिन ये कुछ भर्तियां हैं जो कि सबसे ज़्यादा काम की हैं और सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी इन्हीं में आवेदन करते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, टीजीटी पीजीटी या यूपी टीईटी। डिटेल में बात करते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। शेयर करेंगे तो और भी छात्रों तक जानकारी मिल जाएगी। अगर आप ये सभी नोटिफिकेशंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी को जाना होगा चैनल पर। जैसे ही आप चैनल पर जाते हैं तो यहाँ पर आप सभी को सभी जो लिंक है वो देखने के लिए मिल जाएंगे, सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के, चाहे वो व्हाट्सएप से लेकर टेलीग्राम या इसके अलावा कोई और। वहाँ पे आप सभी के लिए सभी के सभी जो लिंक है वो शेयर करवा दिए जाते हैं। मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा संबंधित है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली के बारे में। अभी 2-4 दिन पहले ही आप सभी ने जानकारी देखी होगी समाचार पत्रों के अंदर, जब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर जानकारी दी गई थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित जो नियमावली है वो तैयार कर ली गई है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर जो सबसे पहले काम शुरू किया गया था वो 2019 के अंदर था। उस समय पे कुछ लिमिटेड भर्तियां कराए जाने की इससे योजना थी, जैसे कि सुपर टीईटी को लेकर, ठीक है, या फिर टीईटी के बारे में, या फिर टीजीटी पीजीटी, ये 2-3 तरह की भर्ती। इसके अलावा जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती होती है, इन सभी भर्तियों को कराए जाने की योजना थी। लेकिन 2019 तक इसका गठन नहीं हुआ। बाद में सरकार ने क्या किया कि इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, इसको विस्तारित करते हुए बढ़ाकर इसमें सभी शिक्षक भर्तियां, चाहे वो उच्च स्तरीय हो या जैसे कि उच्च शिक्षा की बात की जा रही है, या फिर प्राविधिक शिक्षा की बात की जाए, या इसके अलावा अल्पसंख्यक विद्यालयों की बात की जाए, या फिर मदरसों की बात की जाए, यानी कि पहले तो 3-4 तरह के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा था। लेकिन 4-5 सालों के अंदर सरकार ने सभी शिक्षक भर्ती और कर्मचारियों की भर्ती इसी आयोग से करने संबंधित जो प्रस्ताव है वो पास कर दिया, और लगभग सभी भर्तियां अब आपको इसी शिक्षा सेवा चयन आयोग से देखने के लिए मिलेंगी। और इस आयोग को लेकर 2019 में लगभग सभी काम हो चुके थे, लेकिन ऐसे में कुछ और कहीं न कहीं कारणों की वजह से मामला थोड़ा डिले हो गया। अब यहाँ पे मैं आप सभी के सामने जो नियमावली आपको दिखाने जा रहा हूँ वो उसी नियमावली से संबंधित है जो कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर 2020 में जारी की गई थी। और मैं आप सभी को गारंटी से बता सकता हूँ कि इस नियमावली के अंदर जो आने वाली नई नियमावली है, लगभग सारी चीज़ें कुछ ऐसी ही आपको देखने के लिए मिलेगी। कोई ज़्यादा बड़े बदलाव नहीं होंगे, क्योंकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नियमावली नई बनाई गई है ये उन्हीं अधिकारियों के माध्यम से तैयार की गई थी। तो पहले इसको समझ लेते हैं। संक्षिप्त नाम क्या होगा? यह नियमावली उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2020 कही जाएगी। आने वाली 2023 के नाम से जानी जाएगी। यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी, यानी कि जिस दिन अधिसूचना जारी होगी उसी दिन से इसको मान्य कर दिया जाएगा। ऐसे में इसके अलावा सचिव, अधिकारी और इसके अलावा अध्यापक, संस्था, इन सभी जानकारियों के बारे में आपको पहले से पता होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। रिक्तियों का मतलब होता है कि वैकेंसी की बात की जा रही है, ये भी चल जाएगा। तो पहले पेज के ऊपर आप सभी के लिए बस वही जानकारी दी गई है अध्याय 1 में कि किस नाम का क्या मतलब है। जैसे कि रिक्ति है तो उसका क्या मतलब है, शिक्षक है तो उसका क्या मतलब है। इसी तरीके से अगर बात की जाए आयोग की संरचना, इसके अलावा चयन मानदंडों के बारे में लिखा हुआ है कि आयोग का गठन और कर्मचारी वर्ग के बारे में अगर बात की जाए, आयोग में राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए अध्यक्ष, इसके अलावा 7 सदस्य देखने के लिए मिलेंगे। अब इसमें बदलाव करते हुए 7 की जगह पर 10 सदस्य कर दिए गए हैं, है ना, जो कि पहले देखने के लिए नहीं मिलते थे, क्योंकि पहले जो नियमावली बनाई गई थी उसमें ऐसा ही था। अब मुद्दे पे आते हैं भर्तियों को लेकर कि भर्ती क्या क्या होंगी और किस तरीके से करवाई जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप नीचे जाते हैं कर्मचारी एवं जो अवकाश बैठकें, और इसके अलावा जब हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे सुविधापूर्ण करने के लिए इंटरव्यू के बारे में लिखा हुआ है, और विशेषज्ञ पैनल के बारे में लिखा हुआ है जो विशेषज्ञ बनाए जाएंगे। इसी के साथ अध्यक्ष, इसके अलावा उसकी शक्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। इसी तरीके से अगर हम बात करें
जब आप अध्याय 4 पे आते हैं तो आपको जानकारी मिलती है चयन हेतु कार्यवाही के बारे में, यानी कि आपका चयन किस प्रकार देखने के लिए मिलेगा। तो लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित परिषदीय जूनियर बेसिक विद्यालयों में लिखित परीक्षा के आधार पर सहायक अध्यापक के चयन किया जाएगा। यानी कि जो जूनियर बेसिक विद्यालय हैं उन सभी की बात की जा रही है। तो उसमें सहायक अध्यापक की जो नियुक्ति होगी, यानी कि शिक्षक भर्ती के माध्यम से आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों की बात की जाए तो उसमें भी सहायक अध्यापक का जो चयन होगा वो इसी तरीके से देखने के लिए मिलेगा। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल लिखित परीक्षा जो करवाई जाएगी वो भी उसी के आधार पर आपको देखने के लिए मिलेगी। अशासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज तथा संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में लिखित परीक्षा के आधार पर सहायक अध्यापक का चयन होगा। फिर इस तरीके से नीचे आप जाएंगे तो सभी भर्तियों के बारे में यहाँ जानकारी लिख जाती है कि सभी की जो परीक्षा होगी उसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो राष्ट्रीयता लिखी हुई है कि सीधी भर्ती के लिए आवश्यक जो योग्यता होगी वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि सभी राज्यों के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकेंगे। ये इसका मतलब सिर्फ इतना सा है। अगर बात की जाए आयु सीमा के बारे में तो लिखा हुआ है कि अध्यापक अथवा शिक्षणेतर वर्ग के कर्मचारी किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थी की आयु उस कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई जिसमें यथास्थिति आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जाएंगी, यानी कि 1 जुलाई से आप सभी की जो आयु की गणना है वो आपको देखने के लिए मिलेंगी जिस भी साल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। इसी तरीके से नियमावली यहाँ पे लिखी हुई है जिसके आधार पे आप सभी का चयन किया जाएगा। लेकिन काम की बात यह है कि मिनिमम जो आपकी आयु देखने के लिए मिलेगी वो 21 वर्ष देखने के लिए मिलेगी और अधिकतम की अगर बात की जाए तो वो यहाँ पे 40 वर्ष देखने के लिए मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को यहाँ पे आयु सीमा में छूट भी मिलेगी जो कि आप जानते हैं। इसी तरीके से योग्यता की अगर बात की जाए तो अध्यापक अथवा शिक्षणेतर वर्ग के कर्मचारी किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थियों के लिए कुछ निम्नलिखित योग्यताएं नीचे बताई गई हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित परिषदीय जूनियर बेसिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर चयन हेतु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के नियम 8 में दी गई योग्यताएं वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब आपके पास योग्यता क्या होती है वो आपको योग्यता देखने के लिए मिलती है। अभी तक प्राइमरी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, डीएलएड प्लस टीईटी। ठीक है, यहाँ पे बीएड भी लिखा हुआ है, क्यों लिखा है उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा अभी को। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा एनसीटीई को लेकर बताया गया है कि सहायक अध्यापक के लिए जो शासकीय सहायता एवं हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज होते हैं उसमें एनसीटीई की जो भी योग्यताएं होंगी उसके अनुसार यहाँ से भर्ती देखने के लिए मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर इसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थी शायद अभी आवेदन न कर सकें, क्योंकि अभी जो योग्यताएं वो आप जानते हैं बेहतर तरीके से। इसी तरीके से कुछ और बात कर ली जाए चरित्र के बारे में, यहाँ लिखा हुआ है तो वो आपकी ज़्यादा काम का नहीं है, क्योंकि आप जब सरकारी नौकरी में जाते हैं तो आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए। वैवाहिक स्थिति के बारे में लिखा हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां होती हैं या फिर ऐसी महिला जिसके एक से अधिक पति होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से शारीरिक स्वस्थता के बारे में जानकारी दी गई है। जो काम की नहीं है उनको मैं थोड़ा निकाल देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ उन्हीं बातों के बारे में जानना है। रिक्तियों का अवधारण और अधिसूचित किया जाना, उसके बारे में यह लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपके अध्याचन लिए जाएंगे, उन अध्याचनों को कैसे भरा जाएगा उसके बारे में डिटेल में जानकारी। ठीक है, योग्यताएं तो आपके सामने आ चुकी हैं। अब अगर बात की जाए सीधी भर्ती के बारे में तो आयोग सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के संबंध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के नागरिकों को, अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए आरक्षित श्रेणी जैसा एक सरकारी सेवा में समय समय पर लागू हो, अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियां को सम्मिलित करते हुए रिक्तियों को विज्ञापन में कम से कम 2 ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में जानकारी देनी पड़ा करेगी, जिससे कि सभी को जानकारी मिल जाए। कहने का मतलब है कि जो भी विज्ञापन जारी किया जाना है उसमें सभी को आरक्षण देते हुए, ठीक है, आरक्षण देते हुए उन सभी अभ्यर्थियों को और जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए समाचार पत्रों के माध्यम से, जिससे कि सभी को जानकारी मिल सके। नीचे लिखा हुआ है कि आयोग के आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और निम्नलिखित लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू आयोजित करेगा। अब इनमें से आपके मन में सवाल हो सकता है कि लिखित परीक्षा इसके अलावा इंटरव्यू आयोजन का मतलब क्या है। मतलब यह है कि लिखित परीक्षा होगी या फिर इंटरव्यू, जो भी किसी भर्ती के लिए नियम होगा उसके आधार पर। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइमरी में तो इंटरव्यू होता नहीं है, टीजीटी में आपको इंटरव्यू देखने के लिए मिलता नहीं है, लेकिन पीजीटी में तो इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पे वही बात यहाँ लिखी हुई है। इसी तरीके से अगर बात की जाए परीक्षा के बारे में तो नीचे लिखा हुआ है शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल एवं संबद्ध प्राइमरी स्कूलों के लिए प्रधानाध्यापक परिषदीय जूनियर बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद के लिए 2 घंटे की काल अवधि की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि 2 घंटे की आपको परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी। इसमें बदलाव हो सकता है
क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में समय ज़्यादा मिला था। ठीक है, आयोग के सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक पद पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा अग्रसर की जाएगी। उसकी प्रति अपनी सूचना पट्ट पर अधिसूचित की जाएगी या फिर वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी, यानी कि आपकी चयन सूची की बात की जा रही है। अब अगर बात की जाए शासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज के बारे में, तो इसको लेकर भी लिखा है, यानी कि यहाँ बात की जा रही है टीजीटी और पीजीटी को लेकर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात टीजीटी और पीजीटी को लेकर है। सहायता प्राप्त लिखित परीक्षा जो होगी आपकी 2 घंटे की देखने के लिए मिलेगी, जो कि आप सभी के विषय के आधार पर देखने के लिए मिलने वाली है। आयोग प्रवक्ता पद के लिए लिखित परीक्षा व इंटरव्यू में प्राप्त अंक और विशेष योग्यता के लिए अंकों को आधार बनाकर निम्नवत सूची तैयार करेगा, यानी कि पीजीटी में लिखित परीक्षा प्लस आपका इंटरव्यू होगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया। 2 घंटे की काल अवधि का समय आधारित एक प्रश्न पत्र सामान्य योग्यता लिखित परीक्षा का होगा, और जो आप सभी का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे 85% आपके अंक लाए जाएंगे। 10% आपके जो अंक होंगे वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे इंटरव्यू के माध्यम से। इसी तरीके से कुछ और यहाँ पे जानकारी दी गई है, जो कि आपकी आरक्षण के आधार पर कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके पास जो अधिमानी योग्यताएं हैं उनके आधार पर आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से थोड़ा सा हम और आगे जाते हैं, तो इस नियमावली के अंदर जो जानकारियाँ दी गई हैं वो हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सभी के लिए काम की नहीं है, मैं इसलिए थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि चयन किए गए अभ्यर्थियों की नाम की सूचना, यानी कि अगर कोई किसी अभ्यर्थी की चयन हो जाता है तो क्या होगा, तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि जूनियर हाई स्कूल अध्यापक प्राइमरी संबंध प्राइमरी, इसके अलावा बेसिक जूनियर भर्ती के अंदर 15 दिन के भीतर सरकार के द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार जनपद आवंटन करने के पश्चात उनको यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। और जो टीजीटी पीजीटी होंगे उसकी भी सूची जारी की जाएगी 15 दिन के अंदर, यानी कि किसी भी भर्ती में आप चयनित होते हैं तो 15 दिनों के अंदर आपका स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पक्ष समर्थन के बारे में, शुल्क के बारे में, जो कि आप सभी के ज़्यादा काम का नहीं है, परीक्षा समिति या गठन प्रश्न पत्र एवं निर्माण के बारे में, या मुद्रण को लेकर, जो कि ये आयोग से संबंधित है, क्योंकि ये सारे काम तो आयोग नहीं करने हैं, है ना, बस ये सही तरीके से कर लें। तो बाकी इसके अलावा इसमें भर्तियों को लेकर अब कुछ ज़्यादा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली तैयार की जा रही है वो लगभग आप सभी को इसी तरीके से देखने के लिए मिलेगी, जो नियमावली 10/1/2020 में जारी की गई थी। इस पर सभी अधिकारियों के सिग्नेचर भी आपको देखने के लिए मिले थे, जितने भी अधिकारी इसमें सम्मिलित हुए थे। गणेश कुमार जो कि संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं बेसिक शिक्षा के, भगवती सिंह जो कि संयुक्त शिक्षा निदेशक थी माध्यमिक शिक्षा की, इसी तरीके से कीर्ति गौतम जो सचिव थे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के, इसके अलावा और भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी कि ये सभी वो अधिकारी हैं जो पहले से किसी न किसी भर्ती बोर्ड इसके अलावा आयोग से जुड़े हुए हैं, और वही अधिकारी एक बार फिर से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर बदले हुए आयोग में पुराने अधिकारियों को लाया जाएगा। तो ये बात हो जाती है पूरे तरीके से यूपी टीईटी सुपर टीईटी के अंदर। तो नियमावली में तो ज़्यादा कुछ नहीं था कि क्या क्या बदलाव होगा क्या क्या नहीं, लेकिन जब इसको लेकर ड्राफ्ट जारी किया जाएगा नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर, जिसमें डिटेल में बताया जाएगा कि किस भर्ती में क्या क्या बदलाव होगा, चाहे वो प्राइमरी की हो, टीजीटी की हो, इसके अलावा यूपी टीईटी या सुपर टीईटी की, उनको लेकर अलग से जब नोटिफिकेशन जारी होगा, जैसे कि पिछली बार जारी किया गया था नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का ड्राफ्ट, उसमें ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट होंगी। फिलहाल ये नियमावली मैंने आप सभी के लिए इसलिए बताई जिससे कि आने वाले समय के अंदर जो नियमावली आ रही है वो लगभग इसके जैसी ही होगी, बस कुछ नई भर्तियों को जोड़े जाने की वजह से नई नियमावली यहाँ पर जारी की जा रही है। उम्मीद है सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।